गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम बैंकिंग एंड इंश्योरेंस की 9th लेक्चर की क्लास ले रहे हैं। इससे पहले वाली लेक्चर की क्लास के अंदर हमने टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ा था और वहाँ पे हमने 3 इंश्योरेंस को डीपली तरीके से स्टडी की थी। आज का जो हमारा लेक्चर है वो मॉड्यूल 6 से रिलेटेड है, जो कि इंटरनेशनल बैंकिंग है। इसके अंदर हम आज जो लेक्चर पढ़ने वाले हैं वो लेक्चर 27 है, जो कि एक्सचेंज रेट से रिलेटेड है। पहले हम लोग एक्सचेंज रेट की मीनिंग समझ लेते हैं क्या है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि एक्सचेंज रेट आर द अमाउंट ऑफ वन करेंसी हु कैन एक्सचेंज फॉर अनदर। फॉर एग्जांपल द डॉलर्स एक्सचेंज रेट टेल्स यू हाउ मच अ डॉलर इज़ वर्थ इन ए फॉरेन करेंसी। एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है कि वो अमाउंट जो एक करेंसी दूसरी करेंसी के बिहाफ पे चेंज करती है। अगर एग्जांपल के रूप में हम इसको समझें तो जैसे डॉलर हम एक्सचेंज करते हैं किसी पर्टिकुलर एक फॉरेन करेंसी के साथ, तो हम ये देखते हैं कि डॉलर की उस फॉरेन करेंसी के में क्या वर्थ है, मतलब उसकी क्या वैल्यू है। An exchange rate is the rate at which one currency can be exchanged from for another. In other words, it is the value of another country currency compared to that of your own. If you are traveling to another country, you need to buy the local currency. एक्सचेंज रेट वो रेट है जो एक करेंसी को एक्सचेंज करती है दूसरी करेंसी से। अगर हम दूसरे वर्ड्स में इसको समझें तो एक कंट्री की करेंसी की वैल्यू दूसरी कंट्री की करेंसी वैल्यू से कंपेयर की जाती है। अगर हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं किसी दूसरी कंट्री में तो हमें उसकी लोकल करेंसी को खरीदना होता है। फिक्स्ड रेट, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। देयर आर टू वेज द प्राइस ऑफ अ करेंसी कैन बी डिटरमाइंड अगेंस्ट अनदर, ए फिक्स्ड और पेग्ड। रेट इज अ रेट द गवर्नमेंट मीन्स सेंट्रल बैंक सेट द and maintain as the official exchange rate. A set price will be determined against a major world currency, usually the US dollar, but also other major currency such as euro, the yen, or a basket of currencies. In order to maintain the local exchange rate, the central bank buys and sells its own currency on the foreign exchange market in return for the currency to which it is pegged. अगर हम बात करें तो जो करेंसीज़ की जो रेट होती हैं वो दो तरीके से मेजर की जाती हैं। एक तो फिक्स रेट पे मेजर की जाती हैं और दूसरी पैक्ड रेट पे मेजर की जाती हैं। और जो ये रेट होती हैं ये कोई पर्टिकुलर सेंट्रल बैंक इसको सेट करता है और ऑफिशियली एक्सचेंज रेट पे इसको मेंटेन करके रखता है। जो भी हम प्राइस को सेट करते हैं वो एक मेजर वर्ल्ड करेंसी के बिहाफ पे हम सेट करते हैं उसकी करेंसी की वैल्यू को। जैसे कि जो यूजुअली हम यूएस डॉलर को अपने एक्सचेंज रेट के अंदर इंक्लूड करते हैं क्योंकि वो सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा करेंसी चलती है। और इसके बिहार पे हम देखें तो मेजर करेंसीज हम यूरो, येन और कुछ बास्केट ऑफ करेंसीज को भी ले सकते हैं। जब भी हम कोई भी लोकल एक्सचेंज रेट को मेंटेन करते हैं तो सेंट्रल बैंक उन सारी करेंसीज को खरीद लेती है और बेचती है एक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर, जिसके बिहार पे हम दूसरी करेंसी को उसके बिहार पे पैक्ट करते हैं। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, ये फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट डिटरमाइंड बाय द प्राइवेट मार्केट थ्रू सप्लाई एंड डिमांड। जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है वो प्राइवेट मार्केट के थ्रू डिटरमाइन की जाती है उसकी सप्लाई और डिमांड के बिहाफ पे। ए फ्लोटिंग रेट इज ऑफ्टन टर्म सेल्फ करेक्टिंग एज एनी डिफरेंस इन सप्लाई एंड डिमांड विल ऑटोमेटिकली बी करेक्टेड इन द मार्केट। जो फ्लोटिंग रेट है उसको हम सेल्फ करेक्टिंग भी कहते हैं, जो कि सप्लाई और डिमांड के डिफरेंसेस को मेंटेन करती है, साथ साथ वो मार्केट को ऑटोमेटिकली करेक्ट भी करती है। इट सिंप्लीफाइड मॉडल, इफ डिमांड फॉर ए करेंसी इज लो इट्स वैल्यू विल डिक्रीज, दस मेकिंग imported goods more expensive and stimulating demand for local goods and services. These in turn will generate more jobs, causing an auto correction in the market. A floating exchange rate is constantly changing. अगर हम इसको सिंप्लीफाई मॉडल से समझें तो जैसे कि किसी भी करेंसी की जो डिमांड है वो लो हो गई है तो इस कंडीशन में उस चीज़ की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है, उस करेंसी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, जिसके ब्याह पे जो हम इंपोर्ट करते हैं गुड्स को वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं, जिसके ब्याह पे वो लोकल गुड्स और सर्विसेज की डिमांड स्टिमुलेटेड हो जाती है। इस तरीके से हम उस के बिहाफ पे बहुत सारी जॉब्स को जनरेट करते हैं जो कि मार्केट की ऑटो करेक्शन को कॉज होती है। ए फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट इज़ कंस्टेंटली चेंजिंग, जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होती है वो कंस्टेंटली चेंज होती रहती है। इन रियलिटी नो करेंसी इज हॉली फिक्स और फ्लोटिंग।
In a fixed regime, market pressure can also influence change in the exchange rate. Sometimes, when a local currency reflects its true value against its pegged currency, a black market is more effective of the actual supply and demand may develop. A center will often then forced to revalue or devalue the official rate so that the rate is in line with the unofficial one, thereby halting the activity of the black market. अगर हम रियलिटी में देखें तो जो करेंसी है वो फिक्स या फ्लोटिंग नहीं हो सकती, क्योंकि उसके अंदर डे बाई डे क्या होते हैं, चेंजेस होने लगते हैं। अगर हम एक फिक्स रिजाइम के थ्रू देखें तो जो मार्केट प्रेशर्स है वो उस एक्सचेंज रेट के चेंजेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। समटाइम्स लोकल करेंसी रिफ्लेक्ट करती है उनकी वैल्यूज़ को, उनकी ट्रू वैल्यूज़ को, जो कि एक फिट करेंसी के अगेंस्ट होती है। अगर हम देखें कि जो ब्लैक मार्केट होता है, ब्लैक मार्केट में क्या होता है कि जो काला धन होता है वो बेसिकली लोगों तक पहुंच जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जो करेंसीज़ की जो क्रिएशन है, जो मनी सप्लाई है, वो मार्केट के अंदर ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उस कंडीशन के अंदर उसकी एक्चुअली जो सप्लाई और डिमांड है वो रिफ्लेक्ट करती है। जो सेंट्रल बैंक होती है वो इस फोर्स को रिवैल्यू करती है और डिवैल्यू करती है उन ऑफिशियल रेट्स को, जिससे कि वो रेट्स अनऑफिशियली तरीके से लाइन पे बनी रहें। और इस तरीके की एक्टिविटी बेसिकली ब्लैक मार्केट के अंदर होती है। इन ए फ्लोटिंग रिजाइम द सेंट्रल बैंक में आल्सो इंटरवन व्हेन इट इज़ नेसेसरी टू इंश्योर स्टेबिलिटी एंड टू अवॉइड इन्फ्लेशन। हाउएवर इट इज़ लेस ऑफ्टन द सेंट्रल बैंक ऑफ ए फ्लोटिंग रिजाइम विल बी इंटरफेयर। अगर हम फ्लोटिंग रिजाइम को समझें तो जो सेंट्रल बैंक है वो इंटरवन करती है उन सारी करेंसीज़ को जो कि एक कंट्री की इकोनॉमी की स्टेबिलिटी और उसके इन्फ्लेशन को अवॉइड करती है। साथ साथ जो सेंट्रल बैंक है वो उन फ्लोटिंग रेट को लेस कर देती है, जिससे इन रिजाइम के अंदर इंटरफेयर किया जा सके। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो है डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट से रिलेटेड। लेटर ऑफ क्रेडिट अकम्प्लिश देयर पर्पज बाय सब्स्टिट्यूटिंग द क्रेडिट ऑफ द बैंक फॉर दैट ऑफ कस्टमर फॉर द पर्पज ऑफ फैसिलिटेटिंग ट्रेड। जो लेटर ऑफ क्रेडिट है वो अकम्प्लिश करता है क्रेडिट के सब्सटीट्यूशन के लिए, जो कि एक बैंक के थ्रू किया जाता है कस्टमर के लिए, जिसका पर्पज होता है कि वो उससे ट्रेडिंग कर सके। दे आर बेसिकली टू टाइप्स, कॉमर्शियली एंड स्टैंड बाई। जो डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट होती है, मतलब मीन्स लेटर ऑफ क्रेडिट होती है, वो दो तरह की होती है, एक कॉमर्शियल होती है, एक स्टैंड बाई होती है। The commercial letter of credit is the primary payment mechanism for a transaction, whereas the standby letter of credit is a secondary payment mechanism. अगर हम कॉमर्शियल लेटर ऑफ क्रेडिट की बात करें तो प्राइमरी जो पेमेंट होता है, जो कॉमर्शियल लेटर ऑफ क्रेडिट होता है वो प्राइमरी पेमेंट होता है किसी भी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के मैकेनिज्म का, और जो स्टैंड बाई लेटर ऑफ क्रेडिट होती है वो हमारे पेमेंट मैकेनिज्म का सेकेंडरी पार्ट होती हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कमर्शियल लेटर ऑफ क्रेडिट। Commercial letter of credit has been used for centuries to facilitate payment in international trade. Their use will continue to increase as the global economy evolves. Letter of credit used in international transactions are governed by the International Chamber of Commerce, Uniform Customs and Practice for Documentary Credit. The general provisions and definition of the International Chamber of Commerce are binding on all parties. Domestic collection in the United States are governed by the Uniform Commercial Code. जो हमारी कॉमर्शियल क्रेडिट्स होती हैं वो बहुत सेंचुरी से मतलब कि बहुत सदियों से हमारे इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर फैसिलिटी, पेमेंट की फैसिलिटी को प्रोवाइड कर रखी है, जिसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि उस जो लेटर ऑफ क्रेडिट का यूज़ कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है हमारे ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर। जो लेटर ऑफ क्रेडिट है वो इंटरनेशनली ट्रांजेक्शन करती है, जो कि इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स यूनिफॉर्म कस्टम के थ्रू ट्रांजेक्शन्स होते हैं, और साथ साथ वो प्रैक्टिस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट को भी अप्लाई करती है। जो जनरल प्रोविजंस हैं इस कॉमर्शियल क्रेडिट ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट के, उसकी जो डेफिनेशंस हैं वो सारे इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बाइंडिंग होती हैं सारी पार्टी उसके बीच में, और जो भी डोमेस्टिक कलेक्शन होता है किसी पर्टिकुलर यूनाइटेड स्टेट्स का वो भी किससे गवर्न होती है, यूनिफॉर्म कमर्शियल कोड से। एक कॉमर्शियल लेटर ऑफ क्रेडिट इज ए कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट बिटवीन अ बैंक नॉन एज द इशूइंग बैंक ऑन बिहाफ ऑफ वन ऑफ इट्स कस्टमर ऑथराइज अनदर बैंक नॉन एज द एडवाइजिंग और कन्फर्मिंग बैंक to make payments to the beneficiary. The issuing bank, on the request of its customer, open the letter of credit. The issuing bank makes a commitment to honor drawing made under the credit. The beneficiary is normally the provider of goods and services. Essentially, the issuing bank replaces the bank customer as the payer. जो हमारी कॉमर्शियल लेटर ऑफ क्रेडिट होती है वो एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होता है एक बैंक के बीच में, जिसको हम इशूइंग बैंक के रूप में जानते हैं,
उसके बिहाफ पे हम किसी कस्टमर्स के थ्रू एक ऑथराइजेशन बैंक होती है जिसको हम एडवाइजिंग या कन्फर्मिंग बैंक भी कहते हैं, जो उनके बीच में एक पेमेंट को बेनिफिशरी करती है। जो इशूइंग बैंक होती हैं वो एक कस्टमर को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उसके अंदर एक अपना लेटर ऑफ क्रेडिट अकाउंट ओपन करें। जो इशूइंग बैंक्स होती हैं वो कमिटमेंट करते हैं कि जो भी हॉनर्स है वो अपने ड्राइंग्स को एक क्रेडिट के रूप में मेंटेन करके रखें। जो बेनिफिशरीज़ हैं वो नॉर्मली तरीके से गुड्स और सर्विस के लिए प्रोवाइडर होते हैं। इसेंशली जितने भी इशूइंग बैंक्स हैं वो बैंकिंग कस्टमर्स के लिए एक तरीके से प्योर होते हैं। क्या क्या एलिमेंट्स हैं हमारे लेटर ऑफ क्रेडिट के? तो ये पेमेंट अंडरटेकिंग गिवन बाई अ बैंक की एक पेमेंट जो किसी इशूइंग बैंक के द्वारा अंडरटेक किया जाता है ऑन बिहाफ ऑफ ए बायर, मीन्स किसी एप्लीकेंट के बिहाफ पे वो उसको बाई करे। टू पे अ सेलर बेनिफिशरी फॉर गिवन अमाउंट ऑफ मनी, वो एक सेलर को पेमेंट करे, मीन्स बेनिफिशरी को सेल करे गिवन अमाउंट ऑफ मनी को। ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स रिप्रेजेंटिंग द सप्लाई ऑफ गुड्स, और वो किसी स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट करे जो कि वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसी गुड्स की सप्लाई के लिए विद इन स्पेसिफाइड टाइम लिमिट्स। ये सब जो भी हम लेटर ऑफ क्रेडिट करते हैं वो किसी भी स्पेसिफिक टाइम लिमिट्स के अंदर करना होता है हमें। डॉक्यूमेंट मस्ट कन्फर्म इन टू टर्म्स एंड कंडीशन सेटअप आउट इन द लेटर ऑफ क्रेडिट, जो भी डॉक्यूमेंट्स हम कन्फर्म करते हैं वो सारे हमारे टर्म्स और कंडीशन से रिलेटेड होते हैं जो कि लेटर ऑफ क्रेडिट के होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रेजेंटेड एज ए स्पेसिफाइड प्लेस, जो भी डॉक्यूमेंट्स हम प्रेजेंट करें वो किसी एक स्पेसिफाइड प्लेस पे किए जाते हैं। अब बेनिफिशरी कौन होते हैं? द बेनिफिशरी इज इंटाइटल टू पेमेंट एज लॉन्ग एज वी कैन प्रोवाइड द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रिक्वायर्ड बाय द क्रेडिट लेटर ऑफ क्रेडिट। The letter of credit is a distinct and separate transaction from the contract on which it is based. All parties deal in documents and not in goods. The issuing bank is not liable for performance of the underlying contract between the customer and beneficiary. The issuing bank obligation to the buyer is to examine all documents to ensure that they meet all the terms and conditions of the credit. Upon requesting demand for payment, the beneficiary warrants that all conditions of the agreement have been complied with. If the beneficiary कन्फर्म्स टू द लेटर ऑफ क्रेडिट द सेलर मस्ट बी पेड बाय द बैंक। जो बेनिफिशियरी होते हैं वो पेमेंट्स को इंटाइटल करते हैं लॉन्ग पीरियड के लिए और वो प्रोवाइड करते हैं उन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के रूप में एक लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए। जो लेटर ऑफ क्रेडिट है वो एक डिस्टिंक्ट और सेपरेट ट्रांजेक्शन होता है किसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बेस होने पर, और जो भी पार्टीज इसके अंदर डील करती हैं वो एक डॉक्यूमेंट्स के अंदर डील करती हैं, ना कि गुड्स के अंदर। जो हमारे इशूइंग बैंक्स होते हैं वो लाइबल नहीं होते हैं किसी पर्टिकुलरली अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग, जो कि किसी कस्टमर और बेनिफिशियरी के बीच में होते हैं। जो इशूइंग बैंक्स हैं वो बायर्स की ऑब्लिगेशन को एक्सेप्ट करती है, साथ साथ वो ऑल डॉक्यूमेंट्स को भी एग्जामिन करती है एक इंश्योर के रूप में, जो कि उस पर्टिकुलरली क्रेडिट के बिहाफ पे टर्म्स और कंडीशन के बेस पे मीट करते हैं। जो भी रिक्वेस्टिंग होती है किसी भी पर्टिकुलरली पेमेंट की डिमांड को लेके, वो बेनिफिशियरी अपने वारंट्स के थ्रू एक कंडीशंस अप्लाई करते हैं जो कि उस एग्रीमेंट के थ्रू कंपाइल किए जाते हैं। जो भी बेनिफिशियरी होते हैं मीन्स जो भी सेलर्स होते हैं वो कंफर्म्स करते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट को, जो कि जो भी सेलर होता है वो बैंक को उसके बिहाफ पे करता है। अब है नेक्स्ट हमारा इशूइंग बैंक। द इशूइंग बैंक लायबिलिटी टू पे एंड टू बी रीइम्बर्स्ड from its customer becomes absolute upon the completion of the terms and condition of the letter of credit. Under the provision of the Uniform Customs and Practice for Documenting Credits, the bank is given a reasonable amount of time after receipt of the documents to the honor the draft. जो इशूइंग बैंक्स होते हैं हमारे वो एक लाइबिलिटी को पे करते हैं, साथ साथ वो कस्टमर्स के रीइम्बर्स्ड को एब्सोल्यूट तरीके से कंप्लीट करते हैं, जो कि किसी लेटर ऑफ क्रेडिट के टर्म्स और कंडीशन से रिलेटेड होते हैं। जो भी प्रोविजंस होते हैं इस पर्टिकुलर लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर वो यूनिफॉर्म कस्टम एंड प्रैक्टिस फॉर डॉक्यूमेंट क्रेडिट्स के थ्रू होते हैं, जो बैंक के द्वारा गिवन होते हैं एक रिजनेबल अमाउंट पे, जो एक पर्टिकुलर टाइम पे उस रिसिप्ट के वो डॉक्यूमेंट्स के पर्टिकुलर रिसिप्ट को एक्सेप्ट करते हैं, जो कि एक ड्राफ्ट के रूप में ऑनर होते हैं। जितनी भी जो इशूइंग बैंक्स होती हैं उसका रोल होता है कि वो गारंटी रूप से उस सेलर्स की डॉक्यूमेंट्स को कंपाइल करें और उसको प्रेजेंट करें, साथ साथ वो बैंक को पे करती है एक अमाउंट जो कि सारे एग्जामिन डॉक्यूमेंट्स के ड्यू अमाउंट पे होते हैं, और जितने भी जो डॉक्यूमेंट्स कंपाइल किए जाते हैं वो पर्टिकुलर किसी टर्म्स एंड कंडीशन के सेट आउट पे किए जाते हैं जो कि लेटर ऑफ क्रेडिट से रिलेटेड होते हैं।
अब जो हमारा नेक्स्ट वो है एडवाइजिंग बैंक। एंड एडवाइजिंग बैंक यूजुअली अ फॉरेन कॉरेस्पोंडेंट बैंक ऑफ द इशूइंग बैंक विल एडवाइज द बेनिफिशियरी। Generally, the beneficiary would want to use a local bank to ensure that the letter of credit is valid. In addition, the advising bank would be responsible for sending documents to the issuing bank. The advising bank has no other obligation under the letter of credit. If the issuing bank does not pay the beneficiary, the advising bank is not obligated to पे। एडवाइजिंग बैंक कौन से होते हैं? एडवाइजिंग बैंक जनरली फॉरेन कॉरेस्पोंडेंट बैंक्स होते हैं जो किसी भी इशूइंग बैंक के एडवाइजेस को करते हैं एक बेनिफिशरी के लिए, मीन्स एक सेलर के लिए। जो बेनिफिशरीज हैं वो लोकल बैंक के अंदर इंश्योर होते हैं, जो कि किसी पर्टिकुलर लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर वैलिड होते हैं। जो भी एडवाइजिंग बैंक्स होती हैं वो रेस्पॉन्सिबल होती हैं कि वो जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सेंड करें किसी पर्टिकुलर इशूइंग बैंक के अंदर। जितने जो भी एडवाइजिंग बैंक्स हैं वो ऑब्लिगेटेड नहीं होते किसी भी पर्टिकुलर लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर। इशूइंग बैंक्स डज नॉट पे द बेनिफिशरी। जो इशूइंग बैंक्स हैं वो सेलर्स को कुछ भी पेमेंट नहीं करती है, उसके बिहाफ पे एडवाइजिंग बैंक कोई भी तरीके का ऑब्लिगेशन पेमेंट नहीं करती। Confirming bank, the correspondent bank may confirm the letter of credit for the beneficiary. At the request for issuing bank, the correspondent obligates itself to ensure payment under a letter of credit. The confirming bank would not confirm the credit until it is evaluated the country and bank where the letter of credit originates. The confirming bank is usually the advising bank. जो कन्फर्मिंग बैंक्स होती हैं वो कॉरेस्पोंडेंट बैंक के बिहाफ पे लेटर ऑफ क्रेडिट को बेनिफिशियरी के लिए कंफर्म करती हैं। साथ साथ वो रिक्वेस्ट करती हैं इशूइंग बैंक्स को कि जो भी कॉरेस्पोंडेंट्स ऑब्लिगेट्स हैं उसके खुद के, वो उसके लिए एक पेमेंट को इंश्योर करें जो कि लेटर ऑफ क्रेडिट से के अंडर हों। कन्फर्मिंग बैंक्स क्रेडिट को कंफर्म नहीं करती जब तक कि वो किसी पर्टिकुलर कंट्री के द्वारा इवेल्युएटेड ना हो, ना कि किसी पर्टिकुलर बैंक के द्वारा। साथ साथ ये जो भी लेटर ऑफ क्रेडिट है वो उनके द्वारा किसी पर्टिकुलर कंट्री या बैंक के थ्रू ऑर्गेनाइज होना चाहिए। कन्फर्मिंग बैंक को हम यूजुअली तरीके से एडवाइजिंग बैंक भी कहते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे टिप्स फॉर एक्सपोर्टर्स। कम्युनिकेट विद द कस्टमर्स इन डिटेल बिफोर दे अप्लाई फॉर द लेटर ऑफ क्रेडिट। हम कम्युनिकेट करते हैं कस्टमर्स को उस पर्टिकुलर डिटेल के लिए जो कि लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए अप्लाई करते हैं। कंसिडर वेदर ए कन्फर्म लेटर ऑफ लेटर इज नीडेड। जो कन्फर्म लेटर होता है किसी पर्टिकुलर लेटर ऑफ क्रेडिट का वो हमें नीडेड होता है उसकी कंसिडरेशन के लिए। आस्क फॉर अ कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन टू बी फैक्स टू यू सो यू कैन चेक फॉर टर्म्स और कंडीशन दैट मे कॉज योर प्रॉब्लम्स इन कॉम्प्लायंस। हम एक एप्लीकेशन को एक फैक्स के थ्रू अपने बेनिफिशरीज को देते हैं जो कि उसके टर्म्स और कंडीशंस को चेक करते हैं जिससे उनको किसी तरीके की प्रॉब्लम्स ना हो फ्यूचर के अंदर। अपॉन फर्स्ट एडवाइस of the letter of credit, check that the all the terms and condition very complied with the within the prescribed time limits. हम उन लोगों को एक एडवाइजेस देते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट के रिगार्डिंग, जिसमें हम सारी जो टर्म्स एंड कंडीशन हैं उनको चेक करते हैं और साथ में उनको कंपाइल करते हैं कि वो एक किसी पर्टिकुलर टाइम लिमिट पे प्रिस्क्राइब्ड हो जाएं। Many presentation of documents run into problems with the time limits. You must be aware at least 3 time constraints: the expiration date of the credit, the latest shipping date, and the maximum time allowed between the dispatch and presentation. हम बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट करते हैं जिससे उनकी प्रॉब्लम्स की टाइम लिमिट्स को हम सॉल्व कर सकें। उसके अंदर हम अवेयर करते हैं उनको 3 टाइम कंस्ट्रेंट्स के थ्रू, जो कि किसी क्रेडिट के एक्सपायरेशन डेट से रिलेटेड होती है, दूसरी उसके शिपिंग डेट से रिलेटेड होती है, लेटेस्ट शिपिंग डेट से रिलेटेड होती है, और तीसरी हम उसके टाइम जो मैक्सिमम टाइम पे उसको अलाउ करते हैं जो कि एक डिस्पैच और प्रेजेंटेशन के बिटवीन में होती है। If the letter of credit calls for documents supplied by third party, make reasonable allowance for the time this may take to complete. अगर हम किसी भी लेटर ऑफ क्रेडिट का कॉल किसी डॉक्यूमेंट्स के थ्रू एक थर्ड पार्टीज के थ्रू सप्लाई करते हैं तो उसके अंदर हम रीजनेबल अलाउंस को टाइम के थ्रू कंप्लीट करना होता है। आफ्टर डिस्पैच ऑफ गुड्स चेक ऑल द डॉक्यूमेंट्स। जब गुड्स डिस्पैच हो जाते हैं तो हम सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं अगेंस्ट द टर्म्स ऑफ द क्रेडिट, जो भी हमारी टर्म्स हैं क्रेडिट के रिगार्डिंग। साथ साथ हम इंटरनल कंसल्टेंसी को भी एक दूसरे के अगेंस्ट चेक करते हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर हमने 2 चीज़ों को पढ़ा। अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग
फाइनेंसिंग एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स से रिलेटेड टॉपिक्स को क्लियर करेंगे।